हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी और एमपी के एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉपिक्स पर बात करते हैं। और आज के इस पूरे टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे आज से एक नई बुक सीरीज़, मैक बुक सीरीज़ को कवर करेंगे। अरिहंत पब्लिकेशंस की ये बुक है दोस्तों। और ये बुक दोस्तों सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इस पुस्तक से प्रारंभिक परीक्षा के सारे जो है तो आपके कॉन्सेप्ट के साथ महत्वपूर्ण तथ्य कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सीरीज हम लोग लगातार कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों भारतीय इतिहास की इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी पुस्तकों के महत्वपूर्ण तथ्यों के कवरेज के साथ ये जो बुक बनाई गई है तो इसको कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी पुस्तकों के महत्वपूर्ण तथ्यों का कवरेज है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की पुस्तकों के महत्वपूर्ण तथ्यों का कवरेज इसमें किया गया है। संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं पूर्व परीक्षा के प्रश्नों को की टॉपिक वाइज कवरेज भी इसमें है। और साथ ही साथ 3000 प्लस एमसीक्यूज एवं 5 प्रैक्टिस सेट सहित ये क्या है, बुक है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे। भारतीय इतिहास एनसीईआरटी पुस्तकों के महत्वपूर्ण तथ्यों के कवरेज के साथ कक्षा 6 से 12 तक। तो हम लोग इस बुक में दोस्तों क्या क्या कैसे कवर करेंगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके विषय सूची की। तो विषय सूची में प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक तीनों इतिहास को इसमें कवर किया गया है। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक संस्कृति, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, फिर पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, उसके बाद पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष एवं प्रारंभिक विदेशी आक्रमण, फिर पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। छठे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, उसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त और गुप्तोत्तर काल। फिर दोस्तों दक्षिण भारत में हम लोग देखेंगे महापाषाण संगम युग और दक्षिण भारत के जो अन्य राजवंश हैं उनकी बात करेंगे 8वें टॉपिक में। और 9वें जो है तो अध्याय में हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध पहलुओं पर बात करेंगे। और फिर हम लोग 10वें टॉपिक में आ जाएंगे मध्यकालीन इतिहास पर। और इसमें सबसे पहले हम लोग अरब एवं तुर्क आक्रमण की बात करेंगे। उसके बाद 11वें टॉपिक में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत को। और उसके बाद हम लोग प्रांतीय राजवंश को 12वें टॉपिक में देखेंगे। 13वें टॉपिक के रूप में हम लोग देखेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन को। 14वें टॉपिक में हम लोग मुगल काल को देखेंगे। उसके बाद 15वें टॉपिक में मराठा राज्य और उसके संघ को देखेंगे। 16वें टॉपिक में मुगलों का पतन एवं स्वायत्त राज्यों के उदय की बात करेंगे। तो इस तरह से 16 टॉपिक ये हुए। फिर 17वें टॉपिक से हमारा आधुनिक इतिहास शुरू होगा। यहाँ पर हम लोग पहले 17वें टॉपिक में देखेंगे भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन की बात। और उसके बाद 18वें टॉपिक में गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन कब हुए और उन्होंने क्या कार्य किया, ये देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग 19वें टॉपिक में ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियों की बात करेंगे। 20वें टॉपिक में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे। 21वें टॉपिक में कृषक, श्रमिक और जनजातीय आंदोलन को कवर करेंगे। 21वें टॉपिक में कृषक, श्रमिक और जनजातीय आंदोलन कवर करेंगे। 22वें टॉपिक में हम लोग 1857 ईस्वी के विद्रोह या 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे। और 23वें टॉपिक में हम लोग भारत में प्रेस एवं शिक्षा के विकास को देखेंगे। 24वें टॉपिक में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग 25वें टॉपिक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण को देखेंगे। और इसके बाद हम लोग कवर करेंगे कला एवं संस्कृति के अंतर्गत 26वें टॉपिक में धर्म एवं दर्शन की, 27वें टॉपिक में भाषा और साहित्य की, 28वें टॉपिक में स्थापत्य एवं शिल्प चित्रकला की, और 29वें टॉपिक में संगीत एवं नृत्य की, 30वें टॉपिक में रंगमंच एवं सिनेमा की, और 31वें टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे प्रमुख मेले, महोत्सव एवं पर्व को। तो इस तरह से ये पूरे 31 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों, लेकिन ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों इस सीरीज के लिए आप लोगों को जो है तो पेशेंस बनाए रखना है और जो है तो क्रम से देखना है, ताकि पूरा जो है तो समग्रता से आप सभी की समझ बन सके। तो दोस्तों चलिए
आरंभ करने से पहले प्रश्नों की प्रवृत्ति एवं फोकस टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि प्रश्नों की प्रवृत्ति एवं फोकस टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। तो इस अध्याय में परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है। अगर हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि अधिकांशतः प्रश्न इस काल में उपयोग किए जाने वाले औजार और इस समय की जाने वाली कृषि तथा इस काल के आरंभिक स्थलों से पूछे गए हैं। तो तीन प्रमुख रूप से यहाँ से प्रश्न प्रागैतिहासिक संस्कृतियों वाले टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न? तो पहला प्रश्न तो बनता है यहाँ पर जो उपयोग किए जाने वाले औजार थे उन पर, और दूसरा किस प्रकार की कृषि होती थी, और जो वहाँ के आरंभिक स्थल थे उनसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो क्या है तो इसके भौगोलिक क्षेत्रफल पर प्रश्न बनते हैं। नगर योजना, धर्म, संस्कृति, कला, स्थापत्य, कृषि, वाणिज्य, महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थल यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको कवर करेंगे। उसके बाद वैदिक संस्कृति में प्रश्न कहाँ से बनते हैं? तो वैदिक संस्कृति में सामाजिक आर्थिक जीवन, शासन व्यवस्था, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। वैदिक कर्मकांड, वेद उनकी विषय वस्तु, वेद उनके उपनिषद, वैदिक समाज में स्त्रियों की दशा, महत्वपूर्ण अधिकारी, चारों आश्रम, वैदिक काल में प्रचलित विवाह रीतियाँ, प्राचीन नदियों के नाम आदि जो है तो मुख्य रूप से यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। मगध के उत्कर्ष की यदि बात करें तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादा अधिक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। फिर भी यदि हम विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन करें तो जो भी प्रश्न इस अध्याय में पूछे गए हैं वे महाजनपदों की राजधानियों, मगध साम्राज्यवाद के उदय के कारण हर्यक वंश, नंद वंश और सिकंदर के भारत आक्रमण से संबंधित प्रश्न रहे हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन में यदि हम देखें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। इनका समाज पर प्रभाव, जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय के कारण, महावीर और गौतम बुद्ध का इतिहास, उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, जैन तथा बौद्ध साहित्य से बार बार जो है तो परीक्षाओं में, लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग बढ़िया से कवर करेंगे। उसके बाद मौर्य और मौर्योत्तर काल से भी क्या होते हैं प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। गुप्तोत्तर काल से भी प्रश्न बनते हैं। दक्षिण भारत की सभ्यता प्रसार से प्रश्न बनते हैं। प्राचीन भारत के अलग अलग पहलुओं से यहाँ से एक प्रश्न विविध से बन जाता है कभी कभी। तो अब देखिए दोस्तों, फिर दिल्ली सल्तनत और अरब आक्रमण में यह अध्याय भारतीय इतिहास पीसीएस में का महत्वपूर्ण भाग है। तो दिल्ली सल्तनत और अरब आक्रमण क्या है, पीसीएस एग्जाम्स में, लोक सेवा आयोगों में पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यायवार इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। उसके बाद दोस्तों, प्रांतीय राजवंश में विजयनगर साम्राज्य जो है तो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और भक्ति एवं सूफी आंदोलन है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। मुगल साम्राज्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मराठा राज्य और संघ, मुगलों के पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन से विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय से प्रश्न बनते हैं अक्सर करके, महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जनजातीय और कृषक विद्रोह से प्रश्न बनते हैं। 1857 की क्रांति से प्रश्न बनते हैं। भारत में प्रेस और शिक्षा के विकास से प्रश्न बन जाते हैं। ब्रिटिश काल में प्रशासनिक सुधार एवं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से प्रश्न बनते हैं। अब इस तरह से दोस्तों थोड़ा सा इसमें स्थापत्य और चित्रकला शैलियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी कवर किया गया है। तो दोस्तों चलिए प्रारंभ करते हैं प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास के अध्याय 1 की, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। तो जिस काल के विषय में, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। तो जिस काल के विषय में कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो ऐसा काल जिसके विषय में कोई भी लिखित विवरण नहीं है, लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ विकास का आधार थी, जिसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत उस काल के औजार थे। तो जो प्रागैतिहासिक जो संस्कृतियाँ थी उनका जो विकास हुआ, प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ विकास का क्या थी, आधार थी। तो जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ थी वो क्या है, डेवलपमेंट का बेस थी, जिसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत उस काल के औजार थे। और इनकी जानकारी किससे मिलती है, तो उस समय के जो औजार हुआ करते थे
उनसे इसकी बारे में जानकारी मिलती थी। भारत में सभ्यता एवं संस्कृति के प्रारंभ को यदि हमें समझना है तो हमको यहीं से समझना होगा। तो भारत में सभ्यता एवं संस्कृति के प्रारंभ को यहीं से समझा जा सकता है, प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से ही समझा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मानव के विकास पर कि मानव का जो है तो वो विकास किस तरह से हुआ। तो मानव का विकास, मानव का वर्तमान स्वरूप उसके क्रमिक विकास का परिणाम है। तो जो मानव है दोस्तों, उसका जो क्या है वर्तमान स्वरूप है वो उसके क्रमिक विकास का परिणाम है। मानव का उद्विकास वानर से माना जाता है। तो जो मनुष्य है इसका उद्विकास किस प्राणी से माना जाता है, तो वानर से माना जाता है। मानव जैसे प्राणी अथवा आदिम होमिनिड्स सबसे पहले अफ्रीका में अभिनूतन काल प्लीस्टोसीन के आरंभ में प्रकट हुए। तो मानव जैसे जो प्राणी थे ये आदिम अथवा जो आदिम होमिनिड्स थे ये सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में अभिनूतन काल प्लीस्टोसीन के आरंभ में प्रकट हुए। भारत में मानव के विकास के अद्यतन साक्ष्य शिवालिक पहाड़ियों के अभिनूतन प्लियोसीन युगीन निक्षेपों में मिलते हैं। तो याद रखेंगे कि भारत में जो मानव के विकास का अद्यतन साक्ष्य है ये शिवालिक पहाड़ियों में मिला, पहाड़ियों के अभिनूतन युगीन निक्षेपों में मिले हैं। तो जो प्लियोसीन काल का जो निक्षेप हैं खुदाई के, तो उनसे यहाँ से क्या मिला है, भारत में मानव के विकास के जो अद्यतन साक्ष्य हैं ये मिले हैं। मानव के जिस रूप के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं उसे रामापिथेकस के नाम से जाना जाता है। तो रामापिथेकस के नाम से जाना जाता है जिसके साक्ष्य जो है तो शिवालिक पहाड़ियों से मिले हैं। परंतु पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई जीवाश्म फॉसिल नहीं मिला है। लेकिन पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है तो यहाँ से जो है तो आदि मानव का कोई भी जीवाश्म नहीं मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से मिला है। तो भारत में क्या है, जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, तो नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से मिला है, जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो जो मध्य पाषाण काल से संबंधित क्या है, स्थल है। तो याद रखेंगे मानव विकास का जो प्रारंभ था तो वो जो है तो एक क्रमिक विकास का परिणाम रहा है और वानर से इसका उद्विकास माना जाता है। और मानव जैसे जो आदिम होमिनिड्स थे वो सबसे पहले अफ्रीका में प्लीस्टोसीन काल में प्रकट हुए थे और उसके बाद भारत में शिवालिक पहाड़ियों में प्लियोसीन युगीन जो निक्षेप हैं वहाँ पर इनके साक्ष्य अद्यतन साक्ष्य मिले हैं। मानव के जिस रूप के साक्ष्य यहाँ मिले हैं उसे रामापिथेकस के नाम से, और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई जीवाश्म फॉसिल नहीं मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से मिला है, जो मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है। आगे बात कर लेते हैं इतिहास के वर्गीकरण की। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को स्रोतों की विविधता के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसको अलग अलग स्रोतों में अलग अलग प्रकार से बताया गया है और इन्हीं स्रोतों की विविधता के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल। पहला भाग क्या है, प्रागैतिहासिक काल। तो पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल। तो पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल। मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक के टाइम पीरियड को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। तो मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक के टाइम पीरियड को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इस काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत उस समय के मानवों द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं। तो उस समय के जो मानवों ने जो वस्तुएं प्रयोग की थी वही क्या है, इस काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत हैं। इस काल में मानव लेखन कला से परिचित नहीं था। इस काल का जो मानव था वो लेखन कला से परिचित नहीं था, इसलिए इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसी कारण से ये जो टाइम पीरियड था इसको किस नाम से जाना गया, प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना गया। भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है। तो जो क्या है भारतीय प्रागैतिहास है इसको उद्घाटित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है जिसने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की थी। तो डॉक्टर प्राइमरोज को प्रागैतिहासिक इतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय दिया जाता है। ये एक अंग्रेज थे। इन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक औजारों की खोज करी थी। आगे बात कर लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो याद रखेंगे
आद्य ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। इस काल का मानव लिपि से तो परिचित था, इस काल का जो मानव था वो लिपि से तो परिचित था, परंतु वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन उस लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। यह आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। और यह जो काल है वो क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता भारत के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, और जो हड़प्पा सभ्यता है भारत की, ये आद्य ऐतिहासिक काल से ही संबंधित है। तो इस तरह से इस टाइम पीरियड में क्या था, लिपि तो थी लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया था। इस कारण से इस टाइम पीरियड को आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और भारत में यदि इसका उदाहरण देखें तो हड़प्पा सभ्यता जो है तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल दोस्तों 600 ईसा पूर्व से आगे का जो टाइम पीरियड है उसको हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और इस काल का जो मानव था वो लिपि से परिचित था, और वह लिपि पढ़ी भी जा चुकी है। इस कारण से इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इतिहास क्या है? इतिहास वह है, ऐतिहासिक काल वह काल है जिस काल का मानव लिपि से भी परिचित था और वह लिपि पढ़ी भी जा चुकी है। तो उस टाइम पीरियड को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। 600 ईसा पूर्व से आगे का जो टाइम पीरियड है उसे ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल का विभाजन। तो प्रागैतिहासिक काल के विभाजन की बात कर लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो विभाजन है वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में किया गया है। तो पाषाण काल स्टोन एज, प्रागैतिहासिक काल का विभाजन जो है तो पाषाण काल, और पाषाण काल का विभाजन पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में किया गया है। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज जो है ये 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व है, और मीजोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल जो है ये 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व के बाद का टाइम पीरियड है। तो अब यहाँ से पूरा पाषाण काल को पुनः क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को पहले 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज, और मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज, और नव पाषाण काल नियोलिथिक एज। अब पूरा पाषाण काल जो है पैलियोलिथिक टाइम पीरियड है, इसको पुनः से 3 भागों में बांटा जाता है। लोअर पैलियोलिथिक एज निम्न पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज मध्य पूरा पाषाण काल, और अपर पैलियोलिथिक एज उच्च पुरा पाषाण काल। तो निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल में पुरा पाषाण काल को पुनः विभाजित किया जाता है। तो इस तरह से ये जो है तो प्रागैतिहासिक काल का विभाजन हो गया। प्रागैतिहासिक काल का जो विभाजन है वो पाषाण काल के अंतर्गत किया जाता है। तो पाषाण काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पुरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांट करके इसको क्या करते हैं, इसको पुनः 3 भागों में बांट करके देखते हैं। तो पुरा पाषाण काल को जब फिर से 3 भागों में बांटते हैं तो क्रमशः निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाषाण काल की। पाषाण काल क्या है, इसको कैसे जानते हैं। तो पाषाण काल क्या है, तो भारतीय पाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। तो भारतीय जो क्या है पाषाण युग है, इसको मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में भारतीय पाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो याद रखेंगे, भारत में जो पाषाणकालीन बस्तियां थी इनके अन्वेषण की जो शुरुआत थी वो कब हुई, तो 1863 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो था उससे संबंधित एक अधिकारी थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट, इन्होंने की थी। और इन्हें रॉबर्ट ब्रूस फुट को चेन्नई के समीप पल्लावरम से एक पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से इनको क्या प्राप्त हुआ था, पाषाण उपकरण पल्लावरम से मिला था। चेन्नई के समीप पल्लावरम से ब्रूस फुट को एक उपकरण मिला था। कनिंघम अंततः सर
मार्टिमर व्हीलर के प्रयासों से कनिंघम और सर मार्टिमर व्हीलर के प्रयासों से भारत के समग्र प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान हुआ। तो यहाँ पे याद रखेंगे रॉबर्ट कनिंघम और यहाँ पे है और सर मार्टिमर व्हीलर और सर मार्टिमर व्हीलर के प्रयासों से भारत के समग्र प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान हुआ। ए कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो जो क्या है, ए कनिंघम है, इनको प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। तो जो क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन क्या है, एक डिपार्टमेंट है, याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं पुरापाषाण काल की। तो तकनीकी विकास तथा जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर पुरापाषाण काल को निम्न, मध्य एवं उच्च पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाण काल का सबसे लंबा पुरापाषाण काल का सबसे लंबा समय निम्न पुरापाषाण काल के रूप में जाना जाता है। इस समय मनुष्य पत्थरों, क्वार्टजाइट से निर्मित हथियारों, हस्तकुठार, बिदारणी, खंडक का उपयोग करता था। तो जो निम्न पुरापाषाण काल का टाइम है, ये पुरापाषाण काल का सबसे लंबा समय है और इस समय मनुष्य पत्थरों, क्वार्टजाइट से निर्मित हथियारों जैसे हस्तकुठार, बिदारणी, खंडक आदि का उपकरण करता था। अधिकांश पुरापाषाण युग हिम युग में गुजरा था और ज़्यादातर जो पुरापाषाण काल युग का टाइम था वो किस रूप में युग गुजरा था, तो हिम युग के रूप में गुजरा था। निम्न पुरापाषाण स्थल भारतीय महाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। तो जो निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हैं, ये भारतीय महाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं, जिसमें असम की घाटी, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी एवं बेलन घाटी प्रमुख हैं। तो यहाँ से निम्न पुरापाषाण काल स्थल के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। इस काल के लोग शिकारी एवं खाद्य संग्राहक की श्रेणी में आते हैं और इस टाइम पीरियड के जो क्या हैं लोग हैं वो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक की श्रेणी में आते हैं। आगे बात कर लेते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। तो मध्य पुरापाषाण काल में सल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ गई थी। तो यहाँ पे क्या थे, फलक उपकरणों की प्रधानता बढ़ गई थी और कच्चे माल के रूप में क्वार्टजाइट के स्थान पर चर्ट और जैस्पर प्रमुख हो गया था। तो यहाँ पे जो है तो क्वार्टजाइट की जगह कौन सा पत्थर प्रयोग होने लगा था, चर्ट और जैस्पर पत्थर का प्रयोग होने लगा था। इस काल में फलकों की सहायता से बेधनी, छेदनी, खुरचनी आदि जैसे उपकरण बनाए जाते थे। तो जो क्या थे, सल्क या फलक थे, उनकी सहायता से बेधनी, छेदनी और खुरचनी जैसे उपकरण मध्य पुरापाषाण काल में बनाए जाते थे। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। तो फलकों की अधिकता थी यहाँ पर, इस कारण से जो मध्य पुरापाषाण काल है इसको फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। एच.डी. सांकलिया ने नेवासा गोदावरी नदी के तट पर को प्रारूप स्थल घोषित किया था। तो यहाँ पे जो नेवासा था इसको एच.डी. सांकलिया महोदय ने प्रारूप स्थल के रूप में घोषित किया था। आगे बात कर लेते हैं उच्च पुरापाषाण काल की। तो उच्च पुरापाषाण काल आधुनिक मानव अर्थात होमोसेपियंस के अस्तित्व का युग था। इस काल में मानव उपकरणों के निर्माण, हड्डी, दांत एवं सींगों का प्रयोग करने लगा था। तो उपकरणों के निर्माण में क्या होने लगा था, हड्डी, हाथी दांत और सींगों का प्रयोग यहाँ पे किया जाने लगा था। तो उच्च पुरापाषाण काल आधुनिक मानव अर्थात होमोसेपियंस के अस्तित्व का युग था और इस काल में मानव उपकरणों के निर्माण के लिए हड्डी, हाथी दांत और सींगों का प्रयोग करने लगा था। उच्च पुरापाषाण काल के उपकरणों में तक्षणी एवं खुरचनी के ऊपर अलावा अस्थि के उपकरण भी महत्वपूर्ण थे। तो तक्षणी, खुरचनी के अलावा अस्थि के उपकरण महत्वपूर्ण थे। मानव रहने के लिए शैलाश्रयों का प्रयोग करने लगा था। तो मानव रहने के लिए शिलाओं को काट करके उसके अंदर गुफा बना करके वहाँ पर रहने लगा था। इस काल में नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास हुआ और इस टाइम पीरियड में नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में। तो उच्च पुरापाषाण काल में क्या था, नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का भी विकास हुआ था। आगे बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल क्या था दोस्तों, तो हिम युग के पश्चात मध्य पाषाण काल आरंभ हुआ। तो जो हिम युग था उसके बाद मध्य पाषाण काल प्रारंभ होता है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। तो भारत में जो मध्य पाषाण काल था उसके विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने
विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। जब CL कार्लाइल महोदय ने क्या किया था, विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों को खोजा था। इस काल के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए थे जिन्हें माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। तो इस टाइम पीरियड के क्या थे, जो औजार थे वो छोटे पत्थरों के बने थे, इस कारण से इसको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। मध्य पाषाण युगीन औजार बनाने की तकनीक को फ्लूटिंग, मध्य पाषाण युगीन जो औजार बनाने की तकनीक है उसको फ्लूटिंग कहा जाता है। इस काल के कुछ सूक्ष्म औजारों का आकार ज्यामितीय है, जिसमें ब्लेड, क्रोड, त्रिकोण, नव चंद्राकार एवं समलंब औजार प्रमुख हैं। तो इसमें क्या है, ब्लेड, क्रोड, त्रिकोण, नव चंद्राकार और समलंब औजार क्या हैं, समलंब औजार प्रमुख हैं। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार, मछली पकड़ने तथा खाद्य संग्रहण पर निर्भर करते थे। तो जो मध्य पाषाण कालीन लोग थे ये शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और खाद्य संग्रहण, भोजन को इकट्ठा करने पर निर्भरता थी इनकी। इस काल में बागौर राजस्थान तथा आदमगढ़ भीमबेटका मध्य प्रदेश से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस टाइम पीरियड के जो स्थल हैं तो वो इस काल में बागौर जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है राजस्थान का, और आदमगढ़ भीमबेटका मध्य प्रदेश से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इस काल में मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। तो इस टाइम पीरियड में मनुष्य ने क्या किया था, सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया था। तो यहाँ पे प्रश्न सीधा सीधा बनेगा कि सर्वप्रथम कुत्ते को मानव के द्वारा किस काल में पालतू पशु बनाया गया था, तो वो टाइम पीरियड था मध्य पाषाण काल। राजस्थान में स्थित सांभर झील निक्षेप के कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें नरवा, गोविंदगढ़ और लेखवा प्रमुख हैं। तो राजस्थान में स्थित जो सांभर झील के निक्षेप से कई मध्य पाषाणिक स्थल मिले हैं, जिनमें से नरमा, गोविंदगढ़ और लेखवा प्रमुख हैं। यहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के भी साक्ष्य मिले हैं। तो यहीं से क्या है, राजस्थान से ही सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिलता है। अस्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर राय एवं महदाह से स्तंभगर्त के रूप में मिलता है। तो जो अस्थायी निवास है इसका जो प्रारंभिक साक्ष्य है ये कहाँ से मिलता है, तो सराय नाहर राय और महदाह उत्तर प्रदेश से मिलता है। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो जो सराय नाहर राय है यहाँ से क्या मिला है, बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, तथा महदाह से हड्डी का वाणाग्र प्राप्त हुआ है। और जो महदाह है वहाँ से क्या मिला है, हड्डी का वाणाग्र प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल के मनुष्यों ने अनुष्ठान के साथ शवों को दफनाने की प्रथा प्रारंभ की। तो मध्य पाषाण काल के जो मनुष्य थे उन्होंने अनुष्ठान के साथ शवों को दफनाने की प्रथा को प्रारंभ किया। मध्य भारत के लेखनिया से मध्य पाषाण कालीन शवों को अनुष्ठान के साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो मध्य भारत के जो लेखनिया स्थान है वहाँ से मध्य पाषाण कालीन शवों को अनुष्ठान के साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। बात कर लेते हैं भीमबेटका की गुफा की। तो भीमबेटका से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो भीमबेटका से जो चित्रकारी है इसके प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, जो मीजोलिथिक टाइम पीरियड से संबंधित हैं। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। इन गुफाओं के जीवन के विविध रंगों का पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। तो जिसमें क्या है, हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। इस काल के लोगों ने गहरे लाल, हरे, उजले और पीले, तो गहरे लाल, हरे और उजले, पीले, गहरे लाल, हरे, उजले तथा पीले रंगों का प्रयोग किया है। तो याद रखेंगे कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उसमें जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र इनकी गुफाओं में है। और इस काल के जो लोग थे उन्होंने गहरे लाल, हरे, उजले और पीले रंगों का प्रयोग किया है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों नवपाषाण काल की। तो पहला नवपाषाणिक स्थल H.C. मैस्यूरर के द्वारा 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में खोजा गया। तो पहला नवपाषाणिक स्थल कहाँ से खोजा गया, तो ये उत्तर प्रदेश से खोजा गया। कब खोजा गया, तो 1860 में खोजा गया। किसने खोजा, तो H.C. मैस्यूरर के द्वारा पहला नवपाषाणिक स्थल खोजा गया। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने किया था। तो याद रखेंगे कि नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो सर जॉन लुबाक ने 1865 में नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया। पुरातत्वविद मिल्स बुर्किट के अनुसार
पशुओं को पालतू बनाना, कृषि व्यवहार का प्रथम प्रयोग, घिसे तथा पालिशदार पत्थर के औजार, मृदभांडों का निर्माण नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता है। तो यदि पुरातत्वविद मिल्स बुर्किट की माने तो उनके अनुसार पशुओं को पालतू बनाना, कृषि व्यवहार का पहला प्रयोग, घिसे तथा पालिशदार पत्थर के औजार, मृदभांडों का निर्माण और ये सभी क्या है नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अवस्थित मेहरगढ़ तथा भारत के कश्मीर में स्थित बुर्ज होम एवं गुफा कराल महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल हैं। तो याद रखेंगे कि जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान स्थित मेहरगढ़ है और भारत के कश्मीर में स्थित बुर्ज होम और गुफा कराल है, ये क्या है महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल है, नवपाषाण कालीन स्थल हैं। बुर्ज होम में गर्त निवास का साक्ष्य मिलता है। तो जो क्या है कश्मीर का बुर्ज होम है, यहाँ पे गड्ढा घर के साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते भी मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। तो यहाँ की जो कब्रें हैं वहाँ से मालिकों के शवों के साथ कुत्तों के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। चिरांद बिहार से हड्डियों के उपकरण पाए गए हैं। तो चिरांद बिहार से हड्डियों के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। मृदभांड निर्माण का प्रारंभ नवपाषाण काल से हुआ। मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो से प्राप्त होता है। तो चौपानी मांडो से मृदभांड निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। आगे बात कर लेते हैं कर्नाटक के संगन कल्लू, मैसूर तथा पिकली हल से राख के टीले प्राप्त हुए। तो कर्नाटक में जो संगन कल्लू, मैसूर है तथा पिकली हल है, यहाँ से क्या मिले हैं राख के टीले प्राप्त हुए हैं। महगड़ा बेलन घाटी से गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। तो महगड़ा बेलन घाटी से नवपाषाण कालीन गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में प्रयुक्त होने वाली पहली फसल कौन सी थी? तो वो रागी थी। तो नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में प्रयुक्त होने वाली पहली जो फसल थी वो रागी थी। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश से वन्य एवं कृषि जन्य दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिलते हैं। तो कोल्डीवा जो यूपी का है, यहाँ से वन्य एवं कृषि जन्य दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिलते हैं। यह धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है। और यह क्या है? धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से प्राप्त पत्थर के उपकरणों को 14 लाख वर्ष पुराना बताया गया है। तो महाराष्ट्र का जो बोरी नामक स्थान है वहाँ से जो प्राप्त पत्थर के उपकरण हैं उनको 14 लाख वर्ष पुराना बताया गया है। निम्न पुरापाषाण काल में क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी। और जो निम्न पुरापाषाण काल का टाइम था यहाँ पर क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी। सर्वप्रथम तीर कमान का विकास मध्यपाषाण काल में हुआ और इस काल के लोग छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगे थे। तो जो ये टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के लोग जो थे उन्होंने छोटे जानवरों का शिकार भी करना प्रारंभ कर दिया था। प्राचीनतम स्थायी जीवन बस्ती के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। तो जो प्राचीनतम स्थायी जीवन बस्ती के साक्ष्य हैं ये कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। आगे बात कर लेते हैं ताम्रपाषाण काल की। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा धातु का प्रयोग किया। जिस काल में लोगों ने पत्थर के साथ साथ तांबे के हथियारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया उसे ताम्रपाषाण युग कहा गया। और इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आहार एवं गिलुंद, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा, एरण, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत है। तो भारत में जो क्या है ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य जो क्षेत्र हैं वो कौन सा है? तो वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहाड़ और गिलुंद, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरण और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत वाला क्षेत्र क्या है? ताम्रपाषाण अवस्था के क्या है? प्रमुख क्षेत्र हैं। मालव संस्कृति की एक विलक्षणता है मालवा मृदभांड। तो मालव जो संस्कृति है उसकी एक विलक्षणता क्या है? मालवा मृदभांड है जो ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना जाता है। तो मालवा जो मृदभांड है ये ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। और जो सबसे विस्तृत उत्खनन है वो कहाँ पर हुए हैं? तो पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। जहाँ उत्खनन हुए हैं वे स्थल अहमदनगर के जोरवे, नेवासा और दैमाबाद हैं। अहमदनगर के कौन कौन से हैं? तो जोरवे, नेवासा, दैमाबाद हैं। पुणे में चंदौली, सोनेगांव और इनाम गांव हैं। तो इस तरह से पश्चिमी महाराष्ट्र के ये उत्खनित स्थल हैं। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद, इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। तो जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो दैमाबाद है। दैमाबाद की ख्याति तांबे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। तो जो दैमाबाद की ख्याति है वो किस लिए है? तो वो तांबे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। दैमाबाद से तांबे का रथ चलाता हुआ
मनुष्य, सांड, गेंडे तथा हाथी की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। तो दैमाबाद से तांबे का रथ चलाता मनुष्य, सांड, गेंडे तथा हाथी की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। इनाम गांव एक बड़ी बस्ती है जो किलाबंद है तथा खाई से घिरी हुई है। तो इनाम गांव क्या है? एक बड़ी बस्ती है जो क्या है? किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे बड़ा उत्खनन ग्रामीण स्थल एच.डी. सांकलिया द्वारा उत्खनित नवदा टोली है, जहां से सर्वाधिक फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से सर्वाधिक फसल के साक्ष्य मिले हैं। एच.डी. सांकलिया महोदय के द्वारा खोजा गया स्थल नवदा टोली सबसे बड़ा उत्खनित ग्रामीण स्थल है। आहार संस्कृति का प्राचीन नाम तांबावती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। यहाँ एक प्रकार के प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। तो जो आहार के लोग थे वो किस प्रकार के घरों में रहते थे? तो पत्थर के बने घरों में रहते थे। यहाँ से तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और कई तरह की चादरें मिली हैं। तो आहार से क्या मिली है? तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और कई तरह की चादरें प्राप्त हुई हैं। कायथा की यदि बात करें तो कायथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। ताम्र पाषाणिक बस्तियों के लुप्त होने का कारण अत्यल्प वर्षा, सूखा माना जाता है। तो जो ताम्र पाषाणिक बस्तियां हैं इनके समाप्त होने का कारण जो है वो क्या है? अत्यल्प वर्षा या सूखा को माना जाता है। कायथा से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमे हुए पाए गए हैं। तो पात्रों में जमे पाए गए हैं क्या? स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार। गैरिक मृदभांड संस्कृति भी एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। इसका काल 2000 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। तो जो गैरिक था इसका नामकरण कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। तो इस तरह से याद रखेंगे कि हस्तिनापुर में गैरिक का क्या हुआ था? नामकरण हुआ था। आगे बात कर लेते हैं प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों और उनके काल की। तो संस्कृति में पहली है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व इसका टाइम था। कायथा संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। सवालदा संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। प्रभास संस्कृति 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। रंगपुर संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। जोरबे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। तो इस तरह से आहार 2100 से 1800 ईसा पूर्व, कायथा 2100 से 1800, सालवादा 2100 से 1800, प्रभास संस्कृति 1800 से 1200 ईसा पूर्व और मालवा जो संस्कृति है 1700 से 1200 ईसा पूर्व। रंगपुर संस्कृति 1500 से 1200 और 1400 से 700 जो ईसा पूर्व की है जोरबे संस्कृति, ये मानी जाती है ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। आगे बात कर लेते हैं महापाषाण काल की। तो पत्थर की कब्रों को महापाषाण काल कहा जाता है। तो जो पत्थर की कब्रें हैं उसको महापाषाण कहा जाता है। इन कब्रों में मानवों को दफनाया जाता था। महापाषाण काल से संबंध लोग साधारणतः पहाड़ों के ढलान पर रहते थे। तो जो महापाषाण काल से संबंधित लोग थे ये साधारणतः कहाँ रहते थे? तो पहाड़ों के ढलानों पर रहते थे। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पर कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर एवं सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ आंशिक समाधान की पद्धति भी प्रचलित थी जिसके तहत सबों को जंगली जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ब्रह्मगिरी आदि, यन्नसूर, मास्की, पुदको, यिंगलपुट, हुनूर, नागार्जुन कोंडा आदि इसके प्रमुख समाधान केंद्र हैं। महापाषाणकालीन लोग धान के अतिरिक्त रागी की खेती भी करते थे। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व 1000 से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच किया है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो महापाषाण काल का टाइम पीरियड है वो क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 1000 या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका जो है तो माना जाता है टाइम पीरियड। आगे बात कर लेते हैं प्रमुख काल संस्कृति के लक्षण, मुख्य स्थल, महत्व, उपकरण एवं विशेषताओं की। तो टेबल फॉर्म में इसको देखेंगे। सबसे पहले काल देखेंगे, उसके बाद उस काल की संस्कृति के लक्षण क्या है उनको देखेंगे, मुख्य स्थल कौन कौन से हैं और उनका महत्व या उपकरण वहाँ से क्या मिले हैं, क्या विशेषताएं उसकी थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निम्न पुरापाषाण काल की। तो निम्न पुरापाषाण काल की संस्कृति के लक्षण की यदि बात करें तो यहाँ पे सल्क, गंडासा, खंडक उपकरण जो है तो यहाँ पर मिले हैं।
मुख्य स्थल इसके हैं तो पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये निम्न पुरापाषाण कालीन क्या है मुख्य स्थल हैं। हस्त कुठार जो प्रमुख उपकरण है तो हस्त कुठार, बटिकास्म उपकरण, होमो इरेक्टस अस्थि अवशेष नर्मदा घाटी से मिले हैं। आगे बात कर लेते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। तो मध्य पुरापाषाण काल में जो संस्कृति के लक्षण है तो यहाँ पे फलक संस्कृति थी, निवासा महाराष्ट्र, डीडवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी, बाकुंडा पुरुलिया पश्चिम बंगाल क्या है प्रमुख मध्यकालीन मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। तो मुख्य जो स्थल है मध्य पुरापाषाण काल के तो वो कौन कौन से हैं तो निवासा महाराष्ट्र, डीडवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, बांकुड़ा पुरुलिया पश्चिम बंगाल के ये स्थल हैं। फलक, बेधनी, खुरचनी भीमबेटका से गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। तो मध्य पुरापाषाण कालीन जो उपकरण हैं तो उसमें फलक, बेधनी, खुरचनी मिले हैं और जो है तो विशेषता है यहाँ से चित्रकारी भीमबेटका की गुफा से मिली है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं उच्च पुरापाषाण काल की। तो उच्च पुरापाषाण काल में क्या था, अस्थि खुरचनी एवं दक्षिणी संस्कृति थी, संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बेलन घाटी छोटा प्रमुख स्थल की यदि बात करें तो बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जो है तो उच्च पुरापाषाण कालीन क्या है प्रमुख स्थल हैं। बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव का काल उच्च पुरापाषाण काल को माना जाता है। हार्पून, फलक एवं हड्डी के उपकरण यहाँ से मिले हैं। तो हार्पून, फलक और हड्डी के उपकरण मिले हैं और प्रारंभिक होमोसेपियंस के काल के नाम से उच्च पुरापाषाण काल को जाना जाता है। मध्य पाषाण काल सूक्ष्म पाषाण संस्कृति यहाँ पर थी, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गए थे, पत्थर छोटे हो गए थे। आदमगढ़ भीमबेटका मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, सराय नाहरराय उत्तर प्रदेश क्या है प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। उपकरणों की यदि बात करें तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीक का यहाँ पे विकास हुआ था। अर्धचंद्राकार उपकरण, एकधार फलक, स्थायी निवास का साक्ष्य और पशुपालन का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। तो मध्य पाषाण कालीन स्थलों से क्या मिलता है, सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीक, अर्धचंद्राकार उपकरण, एकधार फलक, स्थायी निवास का साक्ष्य, पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। आगे बात कर लेते हैं नवपाषाण कालीन स्थल की। तो नवपाषाण कालीन जो प्रमुख स्थल हैं उसमें बुर्जहोम गुफा कराल कश्मीर का है, लंघ नाज गुजरात का है, दमदमा कुलडीबा उत्तर प्रदेश का है, चिरांद बिहार का है, पोचमपल्ली तमिलनाडु का है, ब्रह्मगिरी मास्की कर्नाटक का है। और इस टाइम पे जो संस्कृति थी तो पालिश्ड उपकरण संस्कृति यहाँ पर पाई जाती है। प्रारंभिक कृषि उपकरणों की यदि बात करें तो प्रारंभिक कृषि विशेषता की बात करें या उपकरणों की बात करें तो प्रारंभिक कृषि संस्कृति, कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, मृदभांड निर्माण, मनुष्य स्थायी निवासी बना, पाषाण उपकरणों की पालिश शुरू, पहिया अग्नि का प्रचलन यहाँ नवपाषाण काल में होता है। तो प्रारंभिक कृषि, पहिए का आविष्कार है ना, आग का आविष्कार, कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, मृदभांड निर्माण, अस्थायी निवास, ये सभी जो विशेषताएं हैं वो क्या है नवपाषाण काल की हैं। प्रमुख स्थलों की हम लोगों ने बात कर ली है। बुर्जहोम और गुफा कराल कश्मीर में है, नवपाषाण कालीन स्थल लंघनाज गुजरात का है, दमदमा कोल्डीबा उत्तर प्रदेश के हैं, चिरांद बिहार के हैं, पोचमपल्ली तमिलनाडु का है, ब्रह्मगिरी मास्की ये कर्नाटक के हैं। तो इस तरह से ये प्रमुख जो है तो काल हो गया दोस्तों और उनसे संबंधित क्या हो गए विवरण हो गए। आगे बात कर लेते हैं सेल्फ चेक में प्रश्नोत्तर की। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। तो बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की, जिसमें कि पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो याद रखेंगे कि जो क्या है इसका निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो ये साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ए चौपानी मांडो से, बी काकोरिया से, सी महदहा से, डी सराय नाहर राय से। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि हड्डी के उपकरण सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो याद रखना है कि प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो ये कार्यालय है, ये जो कार्यालय है दोस्तों ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो याद रखेंगे संस्कृति मंत्रालय का कार्यालय है
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है ये क्या है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ए घघरिया, बी भीमबेटका, सी लेखाहिया और डी आदमगढ़। तो याद रखेंगे कि सर्वाधिक जो शैलाश्रय हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। तो भीमबेटका से सर्वाधिक शैलाश्रय के चित्र प्राप्त होते हैं। तो शैलाश्रय के सर्वाधिक चित्र कहाँ से मिलते हैं भारत में? तो ये भीमबेटका से मिलते हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 में ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए बुधियाल, बी संगनकल्लू, सी कोल्डिहवा, डी ब्रह्मगिरी। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा बी और ये हो जाएगा संगनकल्लू। तो राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये संगनकल्लू से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? अगले प्रश्न नंबर 6 की प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन ए है केडी वाजपेयी ने, बी ऑप्शन है बी एस वाकणकर ने, सी ऑप्शन है एच डी सांकलिया ने, डी ऑप्शन है मार्टिमर व्हीलर ने। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा उत्तर नंबर सी, एच डी सांकलिया महोदय ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं? तो वह कौन सा एक पुरा स्थल है जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है आमरी, बी है मेहरगढ़, सी है कोटदीजी, डी है कालीबंगा। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। तो मेहरगढ़ एक ऐसा पुरा स्थल है जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है यहाँ पर जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? ऑप्शन नंबर ए है कोल्डिहवा से, बी है लहुरा देव से, सी है मेहरगढ़ से, डी है टोकवा से। तो यहाँ पे उत्तर नंबर सी, इसका जो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी नल्लामाला पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा घाटी। तो याद रखेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से भारत के क्या है, नर्मदा घाटी से क्या मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों क्या है? तो प्रश्न नंबर 10 है, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो ओसीपी का नामकरण हुआ था, ऑप्शन नंबर ए है हस्तिनापुर में, बी है अहिच्छत्र में, सी है नोह में, डी है लाल किला में। तो गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का जो नामकरण था, तो इसका जो नामकरण था वो हुआ था हस्तिनापुर में। आगे बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 11 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो याद रखेंगे उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, सी मंदिर के रूप में, डी उपरोक्त में से किसी रूप में नहीं। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतकों के दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्न की जो कृषि थी ये सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी?
ऑप्शन नंबर ए है नवपाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है पुरापाषाण काल, डी है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ था, खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए है गुफाओं के शैलचित्र के लिए, बी है खनिज के लिए, सी बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, डी सोन नदी का उपागम के लिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 14 है इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या है, गुफाओं के शैलचित्र के लिए भीमबेटका जाना जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिले हैं, तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो प्रमाण हैं क्या वो धौलावीरा से मिले हैं, किले गुल मोहम्मद से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं या मेहरगढ़ से मिले हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा डी, मेहरगढ़ से क्या मिला है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16 की। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है पशुओं को पालतू बनाना, गर्त निवास का साक्ष्य, चित्रकारी का प्रारंभिक साक्ष्य, मृद भांडों का निर्माण। उपरोक्त में से कौन सा से नवपाषाण काल की विशेषता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नवपाषाण काल की विशेषता कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 सही है, 3 हैं, बी में 2, 3 और 4 हैं, सी में 1, 2 और 4 हैं या डी में ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर 16 का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही उत्तर 1, 2 और 4 सही हैं। तो नवपाषाण काल की विशेषताओं की यदि बात करें तो पशुओं को पालतू बनाना, गर्त निवास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है और मृद भांडों का यहाँ पे निर्माण हुआ है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 16 का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 सही हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 17 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 17, प्रागैतिहासिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो जो प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति है इसके संबंध में संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। बी क्या है दोस्तों, पुरापाषाण काल में मनुष्य संभवतः निग्रेटो जाति के थे। चित्रित मृदभांड का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्रपाषाणिक लोगों ने किया था। डी, सर्वप्रथम बड़े बड़े गांवों की स्थापना नवपाषाण काल में हुई थी। तो इसका हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वप्रथम बड़े बड़े गांवों की स्थापना नवपाषाण काल में हुई थी। यही कथन क्या है, असत्य है। बाकी कथन क्या है, सत्य है। तो प्रागैतिहासिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया था। तो सर्वप्रथम जो बड़े बड़े गांव की स्थापना थी ये नवपाषाण काल में हुई थी, ये कथन क्या है, असत्य है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का ये अध्याय दोस्तों यहीं से समाप्त होता है। यदि आप लोगों को दोस्तों हमारा ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।